उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई कि इसको मत लो, ये नहीं कर पाएगी, इसने आज तक इंडिपेंडेंट काम नहीं किया है। लेकिन अवतार सर ने बोला नहीं, ये कर लेगी। उन्होंने रात में 1 बजे मुझे जूनियर की रिक्वायरमेंट दी 500 और सुबह लगना है। मैंने रात भर कॉलिंग की वहीं होटल से, या आपका बंथरा में एक होटल है जिसका नाम है मुकुंद माधव। अच्छा। तो वहाँ से मैंने कॉलिंग शुरू की और मैंने 500 की जगह 600-700 जूनियर इकट्ठा कर दिया। कास्टिंग तो प्रॉपर चल ही रही थी, उसके अलावा प्रोडक्शन भी चल रहा था और घर में मेरी बहन की शादी भी थी। तो एक जुनून था कि नहीं, दीदी की शादी है, मुझे पेमेंट कलेक्ट करनी ही है। अच्छा। कैसे भी करनी है, लेकिन करनी है। तो मेरा भी एकदम ये था कि नहीं, मुझे करना ही है। तो सबसे पहले मानसी पांडे जी कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। तो आज हम बैठे हैं लखनऊ में। तो सबसे पहले मैंने आपको ये नोटिस करा कि जो लड़कियां होती हैं मेनली वो मेकअप वेकअप में बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। मतलब कि कोई बात होता है, उनको तैयार होने का बस मौका चाहिए होता है। बट मैंने आपको नोटिस करा, मैं जब आया तो मैंने देखा कि आप तो मेरे हिसाब से ऐसा बिलीव नहीं करते ज़्यादा तैयार व्यार होने में। आप नेचुरल ब्यूटी में ज़्यादा बिलीव करते हो क्या? मतलब क्या? नहीं, मेकअप करना मुझे पसंद है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे शादी वादी में। और जब मैं ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो चिढ़ाते हैं, कहते हैं क्या पोत के आ गई है। अच्छा। तो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। तो कैसे रहा बचपन और कैसे ये माइंडसेट वगैरह आया? पहले मैं ऑडिशन देने जाया करती थी। तो कैसे आया ये सब मन में? ऐसे फ्रेंड्स की कॉल आती की थी कि ऑडिशन है, शूट है और चलो चलते हैं, ठीक है। तो मैं भी जाया करती थी। तो स्टार्टिंग में मुझे एक मूवी मिली थी, द 100 मिलेनियम आर्म्स शायद नाम था उसका। अच्छा। तो उसमें मैं जूनियर्स में गई थी। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड था, उससे मैंने पूछा कि कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे काम करना था। तो उसने मुझे कहा कि इतने पैसे लगते हैं, ये है वो है। तो फिर फेक वाली चीज़? हाँ, फेक वाली चीज़ें बताने लगे। फिर हम स्कूल का बंक करने लगे। स्कूल का बंक करने के बाद हम धीरे धीरे ये सीखने लगे। क्या टाइम रहा होगा? ये मैं 11th में थी। तो शायद ये 2010 या 11 की बात है, शायद उसके भी पहले की। अच्छा। 2009 या 10 ऐसे ही था। तो धीरे धीरे मैंने इसमें खोज शुरू की। मेरी मुलाकात हुई सोहेल सिद्दीकी से, जो लखनऊ के पहले लाइन प्रोड्यूसर थे जी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वहाँ काम करो। तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने बोला अभी तक आपने क्या किया है? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया है। फिर उन्होंने कहा ठीक है बताता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। फिर ऐसे ही कॉल आती रही। एक कॉल आई मेरे पास, आई एम नॉट देवदास का सेट था वो। विशाल आई एम नॉट देवदास विशाल तनेजा की मूवी थी। तो उसमें फिर मैंने काम किया, जूनियर्स का भी किया, कास्टिंग भी की। उस समय इस तरह की कास्टिंग नहीं हुआ करती थी जैसे अभी होती है। उस समय क्या था कि पहले प्रॉपर मतलब लोगों को बुलाया जाता था, जो फीचर कास्ट होते हैं ना, फीचर कास्ट ही लिए जाते थे। यहाँ से प्राइमरी कास्टिंग नहीं होती थी। तो वहाँ पे मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मैंने भी उसमें एक्ट किया। फिर उसके बाद जॉली LLB किया, मिस्टर कबाड़ी किया सोहेल सर के अंडर में। तो मिस्टर कबाड़ी में मैंने पूरा प्रोडक्शन का काम सीखा। डीजल तो आप एज क्या कर रही थी यहाँ पे? उस समय तो मैं कोऑर्डिनेशन कर रही थी और फीचर कास्ट कर रही थी। फीचर कास्ट जिनके डायलॉग्स नहीं होते हैं, मतलब खाली जो पासिंग वगैरह शॉट होता है। पासिंग अलग होता है, फीचर कास्ट अलग होता है। होती मतलब कास्टिंग भी है। एक्सप्लेन करेंगे जैसे? फीचर कास्ट का मतलब कि एक सुंदर चेहरा जो कि आर्टिस्ट भी हो, उसको एक्टिंग भी आना चाहिए, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। मतलब जैसे मेरा जैसे हो गया, एक तो लीड हो गया, हाँ, पैरेलल लीड हो गया, उसके बाद बाकी जूनियर्स हो गए। हाँ, मतलब और जो फीचर कास्ट हो गए वो कौन से हो गए? इनमें से कौन सा है? जूनियर जो होते हैं वो साइड वाले होते हैं। फीचर कास्ट का मतलब कास्टिंग होती है, जैसे कि जो मेन कास्ट होते हैं उनके साथ जो होते हैं उनको कहते हैं फीचर कास्ट। मतलब पैरेलल टाइप में समझे? नहीं, पैरेलल लीड नहीं कह सकते उनको। अच्छा, मतलब उनके साथ जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। हाँ, जिनके डायलॉग्स नहीं होते। तो यहाँ पे आपने बड़े इजीली बता दिया कि मतलब कि ऐसे ऐसे करके मेरे को काम मिल गया, बट इतना इजी तो मेरे हिसाब से नहीं रहता होगा। इतना इजी नहीं था। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कैसे आपने यहाँ सब शुरुआत हुई, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें माइंडसेट आई, बचपन कैसा बीता इन सब चीज़ों में? बचपन तो अच्छा ही गुजरा। मैं यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, यहाँ के बाद में बताती हूँ आपको। तो जब मुझे मिस्टर कबाड़ी मिली तो मैंने वहाँ पे प्रोडक्शन सीख लिया, और कास्टिंग तो उस समय तक आ गई थी मुझे, क्योंकि मैं छोटी छोटी कास्टिंग करती थी, ऐड शूट वगैरह ये सब की। तो उस समय तक कास्टिंग मुझे आ गई थी।
फिर मुझे एक मूवी मिली, भोजपुरी मूवी थी वो। इसके पहले मैंने की बहुत सारी पिक्चरें, लेकिन उनका नाम लेने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट नहीं किए। जो मैंने इंडिपेंडेंट की है मैं वही बता रही हूँ। उसका नाम था मुकद्दर, वो खेसारी जी की थी। अच्छा अच्छा। मुकद्दर मैंने एज अ प्रोडक्शन इंचार्ज किया था, अवतार सर ने मुझे उसमें काम दिया और उसमें मैंने सारा प्रोडक्शन संभाला। उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई कि इसको मत लो, ये नहीं कर पाएगी, इसने आज तक इंडिपेंडेंट काम नहीं किया है, लेकिन अवतार सर ने बोला नहीं ये कर लेगी। उन्होंने रात में 1 बजे मुझे जूनियर की रिक्वायरमेंट दी 500 और सुबह लगना है। मैंने रात भर कॉलिंग की वहीं होटल से, या आपका बंथरा में एक होटल है जिसका नाम है मुकुंद माधव। अच्छा। तो वहाँ से मैंने कॉलिंग शुरू की और मैंने 500 की जगह 600-700 जूनियर इकट्ठा कर दिया। कास्टिंग तो प्रॉपर चल ही रही थी, उसके अलावा प्रोडक्शन भी चल रहा था और घर में मेरी बहन की शादी भी थी। तो एक जुनून था कि नहीं दीदी की शादी है, मुझे पेमेंट कलेक्ट करनी ही है। अच्छा। कैसे भी करनी है लेकिन करनी है। तो मेरा भी एकदम ये था कि नहीं मुझे करना ही है, एम बन गया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो काम दे रहे थे इच्छा शंकर जी, तो थोड़ा सा जलन होने लगी कि अभी तक मेरे अंदर में कोऑर्डिनेशन करती थी, अब क्या है कि प्रोडक्शन करने लगी। इन सब चीज़ों के चलते क्या हुआ कि बहुत सारी आपस में लड़ाइयाँ हुई। उन्होंने कहा इसको अपनी तरफ काम नहीं देंगे। अच्छा। है ना, मतलब ये किस चीज़ों में होने लगी है? क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट काम करने लगी। अब ये है लखनऊ, यहाँ पे के सो कॉल्ड सीनियर वाली चीज़ें होने लगी हैं। तो यहाँ पे लोग ये नहीं चाहते हैं कि सामने वाला आगे बढ़े। इनको लगता है कि इसने मेरे अंडर में काम किया है। बेसिकली सीनियर्स नहीं चाहते। हाँ, इनको लगता है मेरे अंडर में काम किया है तो मेरे ही अंडर में करे ये। मेरे घर पे धमकियाँ आने लगी, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, इनको मार दूंगा, ये मेरे पेट काट रही हैं, ये वो। मेरे फादर के नंबर पे कॉल आई, मेरे भाई के नंबर पे कॉल आई। तभी एक लड़का आया, मिला मुझे, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे भी अपनी यूनिट बड़ी करनी थी, तो मैंने अपनी यूनिट बड़ी करने के लिए क्या किया कि धीरे धीरे मैंने उन लोगों को काम देना शुरू कर दिया जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता था। तो मैंने उन लोगों को काम देना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि मेरी यूनिट में एक बंदा आया, उसको मैंने जबरिया जोड़ी में काम दिया। जबरिया जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा। तो इस मूवी में मुझे प्रोडक्शन इंचार्ज का काम मिला था। पहले तो आशीष जी का क्या काम होता है प्रोडक्शन इंचार्ज का? जैसे आपको रिक्वायरमेंट देंगे वो, ये सेट लगाना है, उस सेट पे पूरी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका सोफ़ा होता है, पूरा कैसे सेटअप लगेगा, ड्राइंग रूम का सेटअप कैसे लगता है, तो ड्राइंग रूम खाली होता है तो उसको भरा जाता है ना, तो वो आर्ट टीम बताती है कि मुझे ऐसा सेटअप चाहिए। अच्छा। फिर यहाँ पे आपका ये हजरतगंज में ही एक पार्क है, हजरत महल पार्क, ये आपका बेगम हजरत महल पार्क है। तो वहाँ पे मार्केट बनानी थी, तो वहाँ पे जूते चप्पल की मार्केट लगनी थी, पर्स की मार्केट लगनी थी, कपड़ों की मार्केट लगनी थी। तो वो सारी मार्केट बनाई। तो उनको अरेंज करना होता है? हाँ, उनको अरेंज करना होता है। तो जैसे कि दुपट्टे की जो आर्ट्स वाले होते हैं वो रिक्वायरमेंट देते हैं, आर्ट्स वाले रिक्वायरमेंट देते हैं। तो उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट दी थी कि ये पूरा एरिया है, इसको फुलफिल करना है, मार्केट बनानी है पूरी। तो मैं गई अमीनाबाद में जो छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, तो उनसे पूछा कि आप एक दिन का कितना कमाते हो? वो कहें अच्छा 10,000। हम कहे ठीक है, आप पूरी दुकान लेके चलो, हम आपको 12,000 देंगे। ऐसे ही करके मैंने अमीनाबाद से कई दुकानें उठाई और वहाँ लगवाई, और वो सेटअप कई दिनों तक चलता रहा। उसमें आपने मूवी में देखा होगा बैंड बाजा बारात बहुत लगा है। बैंड बाजा बारात देखी है। हाँ, तो वो सब मैंने ही अरेंज किया था। यहाँ से अपने वो आपने इंडिपेंडेंट किया था वहाँ पे? हाँ, ये प्रोडक्शन मैनेजर मैंने किया था। लाइन प्रोड्यूसर उसके डिक्की जी थे। अच्छा। डिक्की जी लाइन प्रोड्यूसर थे, उसमें मैं प्रोडक्शन मैनेजर थी जी। अलग अलग पोस्ट होती है सबकी। त्रिपुर जी उसके ईपी थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। तो वो मुझे सारी रिक्वायरमेंट दिया करते थे। तो सबसे पहले आप कास्टिंग का काम करने लगे? सबसे पहले कास्टिंग का किया, उसके बाद आप लाइन प्रोड्यूसर में आ गए? हाँ, फिर प्रोडक्शन करने लगे। प्रोडक्शन मैनेजर का किया, फिर लाइन प्रोडक्शन किया। तो ये कैसे जर्नी रही, कैसे मतलब इसमें चेंज आया? इसमें चेंज ऐसे आया कि जब मैंने जबरिया जोड़ी की तो मेरे घर पे धमकियाँ आई। तो हम बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए कि हम कैसे करेंगे भाई, सबने कह दिया कि हम काम ही नहीं देंगे, और इधर से मुझे काम मिलना बंद हो गया। अच्छा। फिर जिस बंदे को मैं लाई थी उसने मुझे डिच किया। तो मेरा भाई है, उसने कहा मैं साथ में काम करूँगा। तब मुझे मिली फैमिली ऑफ ठाकुरगंज। अच्छा। अजय सिंह की मूवी, और उस समय मेरी जबरिया जोड़ी भी चल रही थी, लास्ट की थी वो 10 दिन की। और इधर मुझे बोल दिया गया था पूरे लखनऊ में कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा।
इत्तेफाक से उसकी कॉल मेरे पास आ गई और वो काम मुझे मिल गया, लेकिन पूरा नहीं मिला था क्योंकि वो भी स्टार्ट हो चुकी थी मूवी। तो जो थोड़ा बहुत काम होता है ना, जैसे जूनियर्स तो पूरे किए ही थे, कास्टिंग भी की थी, लेकिन प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा काम मिला था, तो वो करते रहे। जैसे दूसरे से आपने चीज़ें मंगाई, वो आपको महंगी दे रहा है, आपने मेरे से एक बार पूछ ली, मैंने सस्ती दे दी, तो इंसान किसकी लेता है? जिसकी सस्ती होती है। तो मैंने जेन्युइन रेट में दे दिए, तो जो जेन्युइन रेट में जाएगा वो जाहिर सी बात है आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ से मेरे उनसे संपर्क अच्छे हो गए। टीटू जी से, टिंकू सर नाम था उनका, सॉरी, टिंकू जी ने काम दिया था, तो टिंकू सर से संपर्क अच्छे हो गए। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें दूसरी मूवी भी अपनी दूंगा, तो उन्होंने बाहर दूसरी मूवी शूट की और उन्होंने मुझे वहाँ पे भी काम दिया, उसका मैंने काम किया। फिर उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे लोग जानने लगे, तो डायरेक्ट कॉल आने लगी। उसके बाद मुझे मिल गया सावधान इंडिया। अच्छा, BSS या लखनऊ के अंदर की बात हो रही सारी? हाँ, सारी BSS का सावधान इंडिया मुझे मिल गया। और कैसे मिला? मैंने कहा ना, धीरे धीरे नाम होता गया। अच्छा। मैंने की मनफोड़गंज वेब सीरीज़ में मेरी मुलाकात हुई रवि शर्मा जी से। जब रवि शर्मा जी से मुलाकात हुई तो एक दिन अचानक से रात में, क्या होता है अपनी लाइन ऐसी है कि रात में 12-1 बजे भी कॉल आ जाता है। तो मेरे पास रात में 12-1 बजे कॉल आया। मैंने कहा किसका कॉल है? उठाया, मैंने कहा हेलो। तो बोले कि सावधान इंडिया का शूट है और हम सावधान इंडिया करने जा रहे हैं, तो तुम काम करोगी? मैंने कहा हाँ, आप पेमेंट बताइए। तो उस समय पेमेंट बहुत कम थी, बोले कि 1,500 से लेकर 2,500 तक आर्टिस्ट का देंगे। हम बहुत खुश हो गए क्योंकि पहला काम, मतलब इतना बड़ा काम मेरे लिए तो बड़ा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगी। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि मुझे पूरा प्रोडक्शन दे दिया। 4 साल मैंने सावधान इंडिया किया। क्या होता है कि जैसे 1 महीने शूट हुआ, 2-3 महीने बाद फिर से आ गई यूनिट, फिर हुआ शूट। तो उस समय आर्टिस्ट बहुत कम थे, खासकर लड़कियाँ लखनऊ में। इनको अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो पहला मैंने शूट किया सावधान इंडिया का, वो मुझे ही पता है कि मैंने कैसे आर्टिस्ट अरेंज किए हैं, क्योंकि उस समय अवेलेबल ही नहीं थे आर्टिस्ट। अच्छा। कोई कम रेट में नहीं आएगा, जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं मैं इतने रेट में आता नहीं हूँ। बहुत से आर्टिस्टों को मैं इस तरीके से लाई क्योंकि उनसे अच्छे कांटेक्ट थे। अरे सर मेरे लिए कर लीजिए, मेरा पहला काम है, कर लीजिए। तो उन लोगों ने सपोर्ट किया। फिर जैसे आप आए, मैंने आपको बुलाया, मैंने आपसे पूछा आपकी नॉलेज में कोई आर्टिस्ट है क्या, तो आपने 2-4 नंबर दे दिए। फिर जैसे जैसे मैं आर्टिस्ट को बुलाती रही तो उनसे मैं पूछती रही आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट है क्या, आप उनके नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने नंबर दिया, फिर मैंने उनकी प्रोफाइल मंगाई। यहाँ ऑडिशन मैंने कोई नहीं कराया। अच्छा, ये डायरेक्ट हायरिंग कर लिया आपने? हाँ, डायरेक्ट कास्ट कर लिया उनको? डायरेक्ट सबको कास्ट किया। जैसे मैंने आपको कास्ट किया, आप आए। तो क्या होता है, एक्टर्स जो करते हैं थिएटर करते हैं वो, तो उनके कांटेक्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। जैसे आपने मुझे 10 नंबर दे दिए, 10 नंबर में मैंने कॉल किया तो 10 के 10 नहीं आते हैं, और ना ही 10 के 10 सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि पर डे की लिस्ट अलग होती है रिक्वायरमेंट की। कई बार तो ऐसा हुआ कि आकर आर्टिस्ट सेट से भाग गया। अब हम लोगों की बैंड बजी, डायरेक्टर तो मुझे गालियाँ बक रहा है, आर्टिस्ट कहाँ है, बुलाओ मानसी को। अब हम पहुँच गए, हम कहा सर 10 मिनट में अरेंज कर रहा। बाहर आए, कॉल करने में शुरू हो गया। मेरे एक भैया है, विशाल भैया, वो भी कास्टिंग करते हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई इज्जत का सवाल है, कुछ तो दिलाओ। तो फिर वो बोले नहीं मैं करता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए, मैं भी कॉल कर रही हूँ, वो भी कॉल कर रहे हैं, हम दोनों लोग कॉल कर रहे हैं। फिर 10 मिनट में तो कोई आ नहीं पाता है, हर किसी को आने में आधा 1 घंटा लगता है, तब तक गालियाँ पड़ती नहीं। इधर हम लोग अरेंज करके घर तक लाने जाते थे, घर तक छोड़ने जाते थे। इवन जूनियर्स को भी घर तक लाने गए, घर तक मतलब लेने जाना पड़ता था। क्या करें, पहला काम था, किया। तो लखनऊ जैसे शहर में, क्योंकि मुंबई तो हब है, हाँ, वहाँ तो कास्टिंग का अलग प्रोसेस है। यहाँ पे कास्टिंग का क्या प्रोसेस होता है? एक एक्टर को क्या करना पड़ेगा कि मतलब वो आपसे जुड़ जाए या फिर कास्टिंग उनकी हो जाए, या फिर आप कैसे इस कास्टिंग प्रोसेस को हैंडल करती हैं यहाँ पे? देखिए 2 प्रोसेस है, मेरा अलग है, मैं कैसे हैंडल करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ऑडिशंस होते हैं। जैसे मूवी आई, आप रेकी करने, डायरेक्टर आते हैं तो वो आए रेकी करने, तो उन्होंने बोला ऑडिशन रख दो। ऑडिशन हो गया, उन्होंने अपनी लिस्ट निकाल ली कि मुझे किस एज का आर्टिस्ट चाहिए, किस लुक का चाहिए। तो उन्होंने लोगों को रिक्वायरमेंट दे दी कि हमें इस लुक के आर्टिस्ट चाहिए। तो सबने ऑप्शंस भेज दिए। जैसे 32 साल का हमें काला इंसान चाहिए, पतला दुबला होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 32 साल में जो काले पतले दुबले थे, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट लिख के दे दी। फिर वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की गई। उनको जो कैरेक्टर समझ में आया उन्होंने ले लिया, नहीं समझ में आया रिजेक्ट कर दिया। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, लिंक बना के भेज देती हूँ, जो भी ऑडिशंस का जो भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे पास एक बच्ची की रिक्वायरमेंट आई तो मैं बच्ची के लिंक बना के दे दिए,
एक के नहीं, कई अलग अलग। जो डायरेक्टर को समझ में आता है वो सिलेक्ट हो जाता है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो उसको मिलवा भी देता है। अच्छा, बात करते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। आने वाले प्रोजेक्ट्स और क्या चल रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग आपकी? देखिए अभी मैंने फ़िलहाल अभी मेरी कॉनमैन कंप्लीट हुई है प्रकाश झा प्रेजेंट की, उसमें भी मैंने एज अ लाइन प्रोड्यूसर वर्क किया है। और वो 3 दिन का उसका शूट बाकी है, क्लाइमैक्स, जो कि मुंबई में होगा जी। जो होगा 6, 7, 8 मार्च को। और मेरी देहाती डिस्को मूवी है, बड़ी मूवी है, उसमें गणेश आचार्य हैं, रेमो डिसूजा हैं और राजेश शर्मा है, मनोज बख्शी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। वो मूवी रिलीज़ होने वाली है। जैसे ही वो मूवी रिलीज़ होगी तो शायद मेरा कैरियर कहीं और होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा चल रहा है क्राइम पेट्रोल, ये बंथरा में शूट हो रहा है। लखनऊ के अंदर ही? लखनऊ में ही है। 7 तारीख से इसका शूट स्टार्ट हुआ था, वो मेरा भाई अभी देख रहा है। तो आपने यहाँ पे सारी बातें बता दी, कास्टिंग डायरेक्टर की और लाइन प्रोड्यूसर की। तो क्या इनको पैसे मिल जाते हैं? मतलब आप अगर कास्टिंग कर रही हैं तो क्या आपको पेमेंट मिल जाता है, या फिर क्या आपको बच जाता है, या फिर आप लाइन प्रोड्यूसर का काम कर रही हैं तब उसमें? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन हाउस कैसा है, ठीक फिर है? भी मोटा मोटा पेमेंट तो बचता है, ये कहना गलत होगा कि नहीं बचता है। हाँ। पैसा तो इंसान कमाता ही है, उसके तरीके भी होते हैं। अगर आप फीस नहीं दोगे तो दूसरी तरीके से कमाता है, तो कहना गलत होगा कि कमाई नहीं होती, होती है। बस थोड़ा पेमेंट डिले हो जाती है। कई पिक्चरों में ऐसा हुआ है कि मेरी अभी तक पेमेंट नहीं आई है। और जैसे कि मैंने भोजपुरी ही की, भाग के सारी भाग की, उसकी पेमेंट मुझे तुरंत कैश मिली। वो एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि मेरा पेमेंट मतलब 1 टाइम हुआ है, जिसके लिए मुझे कहना नहीं पड़ा है। और एक मूवी मैंने और की, मुकद्दर का सिकंदर, उसकी पेमेंट आज तक मेरी बाकी है, ठीक है? भोजपुरी मूवी है? भोजपुरी है, आज तक बाकी है। ये सारे एज अ लाइन प्रोड्यूसर ही मैंने वर्क किए हैं प्रोजेक्ट। और देहाती डिस्को जिसके बारे में मैंने बताया, उसका भी अभी कुछ पेमेंट बाकी है, लेकिन वो फंसा नहीं है, मिलेगा। फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता देते कि कितना हो जाता है, क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है वो भी इस लाइन में आना चाहती है, तो उनको कुछ अंदाज़ा लगेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, असल में रियलिटी क्या चल रही है यहाँ पे। देखिए मैंने कहा ना आपसे, आपको पैसा निकालना आना चाहिए। अच्छा, ठीक है? आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको बार्गेनिंग के हिसाब से चलता है। बार्गेनिंग नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे 1 टाइम होता है। जैसे कि आपने बात की, आप पहले ही अपनी बात रख लो, एग्रीमेंट करा लो कि मेरा पेमेंट ऐसे है, ऐसे क्लियर होगा, 3 किश्तों में होगा या 2 किश्तों में होगा। अच्छा, कास्टिंग के पहले या बाद में सारी बाद चीज़ें? में। तो जो आने वाले जनरेशन हैं या फिर जो इस लाइन में आना चाहते हैं, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर लाइन प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में घुसना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो कैसे उनके लिए है रास्ता? उनको सीखना चाहिए। मतलब आपने क्या करा था? हमने भी सीखा था। जैसे हमने आपको बताया ना, हमें सोहेल सर मिले, उन्होंने मुझे सिखाया। इवन मैंने इसमें जनरेटर में डीजल तक भरा है, तो मैंने भी मेहनत की है। जिसको आना है वो मेहनत करे, सीखे, काम तो ज़रूर होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब डायरेक्टली जाके किसी से मिल जाएगा इंसान, तो मतलब कैसे कैसे करे वो इंसान? वो जो भी बंदा है वो अगर इंडस्ट्री में आता है, मैं कहती हूँ कहीं पे भी जाता है, आप कहीं जॉब करने भी जाते हैं ना, तो उसके बारे में सीखते हैं। ऐसे तो नहीं मुँह उठा के चले जाते हैं। हाँ, हम एक नॉर्मल टेलीकॉलर का ही काम देख लें, तो जो भी नया जाएगा, इवन मैं भी जाऊंगी तो पहले नहीं बात कर पाऊंगी। जो अगल बगल के कुलीग्स होंगे वो सिखाएंगे कि ऐसे बात करनी है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो किसी ना किसी से तो मिलना ही होगा उन्हें। तो आपने सबसे पहले जूनियर आर्टिस्ट का काम किया, उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया। तो किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में? मुझे जिस काम में ज़्यादा पैसा मिलता है वही काम करने में मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, मैं पहली बार मतलब इतना ऑनेस्ट आंसर किसी का सुना है कि जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है वो काम करने में मज़ा आता है। तो जैसे ना कि जनरली लोग इस लाइन में जाते हैं फेम, और ये जाते हैं कि मतलब हमारा फेस दिखेगा सामने। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मतलब आप फीमेल आर्टिस्ट हैं और आप चाहती हैं तो आप फ्रंट में आ सकती थी कैमरे में। मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, वो था पैसा कमाना डायरेक्टली। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। तो हमारा चैनल है फिल्मी चाणक्य, आप इनके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं, या फिर आपको देख के क्या पता उनके मन में कास्टिंग डायरेक्टर बनने का मन कर रहा हो कि पैसे वो भी कमा लें, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जिस काम को भी करिए उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करिए।
आप उस काम में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात करी मानसी पांडे जी से, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं और उसके साथ साथ और भी काम कर रही हैं। तो आपको उनकी जर्नी जान के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।